बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 आंतरिक व्यापार के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आज हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में भ्रमणशील फुटकर विक्रेता आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण अंग हैं। थोक फुटकर व्यापारी से उसकी प्रतिस्पर्धा के बजाय बचाव के कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, भ्रमणशील फुटकर विक्रेता कौन कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फेरी वाले जो गलियों में घूम घूम कर अपने सामान बेचते हैं। इसके अलावा पटरी विक्रेता जो रेलवे बस स्टैंड पर अपने सामान बेचते हैं। सावधिक बाजार विक्रेता जो कि निश्चित दिन निश्चित तिथि को एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अपना सामान बेचते हैं। तो सावधिक बाजार विक्रेता, पटरी विक्रेता और फेरी वाले ये सभी फुटकर विक्रेताओं में शामिल किए जाते हैं। और जो ये फुटकर विक्रेता है ये स्थायी दुकान लगाकर नहीं बैठते, ये अपने ग्राहकों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। सीमित सामान से अपना कार्य चलाते हैं। आइए देखते हैं उत्तर। भारत में भ्रमणशील फुटकर विक्रेता वे फुटकर व्यापारी होते हैं जो किसी स्थायी जगह से अपना व्यापार नहीं करते। यह अपने सामान के साथ ग्राहकों की तलाश में गली गली एवं एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आते जाते रहते हैं, ग्राहकों की तलाश करते रहते हैं। ये छोटे व्यापारी होते हैं जो सीमित साधनों से अपना कार्य करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। ये प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं जैसे प्रसाधन सामग्री, खिलौने, फल, सब्जियां इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, इत्यादि का व्यापार ये करते हैं। ऐसे व्यापारी ग्राहकों को उनके घर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा देते हैं। ये ग्राहक के घर तक पहुंचकर वहां पर उन्हें वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करते हैं। इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता। देखिए, एक निर्धारित स्थान इनका नहीं होता। आज इस गांव में हैं, कल दूसरे गांव में होंगे। आज इस मोहल्ले में हैं, कल दूसरे मोहल्ले में होंगे। इस गली में घूमते हुए थोड़ी देर बाद दूसरी गली में, तीसरी गली में ये पहुंच जाते हैं। इसलिए ये माल का स्टॉक घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर रखते हैं। ये अपने घर पर या किसी अन्य स्थान पर अपने माल का स्टॉक करके रखते हैं। इनके द्वारा उपभोक्ताओं या ग्राहकों की नियमित रूप से रोजाना उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ये क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और कैसी आवश्यकता की वस्तुएं, जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। अतः उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं प्राप्त करने व उनका चुनाव करने में आसानी होती है। ये एक ही तरह की कई वस्तुएं लेकर घूमते रहते हैं। उपभोक्ता को कई चीज़ों में से अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए आसानी हो जाती है। उसे अवसर प्राप्त होता है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु खरीद ले और उसे ये खरीदने के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता। उसके घर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ये उपभोक्ता वस्तुओं में ही व्यापार करते हैं एवं वस्तुओं को उस स्थान पर उपलब्ध कराते हैं जहां उपभोक्ता को इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, जहां पर उपभोक्ता को आवश्यकता होती है वहीं पर ये उसे उपलब्ध कराते हैं। जैसे पटरी विक्रेता जो है वो बसों में या रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। वो उन्हें कचौरी, समोसा, पानी की बोतल, पेय पदार्थ इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। समाचार पत्र उपलब्ध कराते हैं। यात्रा के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार जो फेरी वाले हैं वो घर घर पहुंचकर सामान उपलब्ध कराते हैं। तो ये आवश्यकता की वस्तुएं उनको जहां ज़रूरत होती है वहीं पर उपलब्ध करा देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। विभागीय भंडार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये श्रृंखला भंडार या बहुसंख्यक दुकानों से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, विभागीय भंडार के बारे में हमने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है, अलग अलग विभागों में रखी हुई। और श्रृंखला भंडार, चेन स्टोर के बारे में भी हमने पढ़ा था, बहुसंख्यक दुकानों के बारे में। इनके दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। आइए। विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई
होती है और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़े परिसर में संचालित होते हैं और यहाँ पर जो वस्तुएं होती है वो अलग अलग विभागों में बटी होती है। यहाँ पर अलग अलग विभागों के अंदर वो वस्तुएं क्या होती है, उपलब्ध होती है, ग्राहक को मिल जाती है, जिन्हें निश्चित विभागों में बांटा गया होता है तथा जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना है। उसको यहाँ खाद्यान्न सामग्री भी मिल जाएगी, पहनने के कपड़े भी मिल जाएंगे, यहाँ खिलौने भी मिल जाएंगे, जूते भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मिल जाएंगे। तो सभी प्रकार की आवश्यकताएं एक ही छत के नीचे पूरी हो जाए, इसकी व्यवस्था विभागीय भंडारों में होती है। विभागीय भंडार की विशेषताएं देखिए। विभागीय भंडार जलपान गृह, टेलीफोन बूथ, विश्राम गृह आदि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर जलपान गृह की व्यवस्था होती है, विश्राम गृह होते हैं, टेलीफोन बूथ भी होते हैं। ये उच्च श्रेणी के ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। कैसे ग्राहक? उच्च श्रेणी के ग्राहक, जिनके लिए जो मूल्य है वो प्राथमिक नहीं होता, मतलब मूल्य पर ये अधिक ध्यान नहीं देते। अगर अधिक मूल्य ले भी रहे हैं परंतु इनको सुविधाएं दे रहे हैं तो वह इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनके लिए मूल्य द्वितीय महत्व की बात होती है। ये भंडार साधारणतः शहर के केंद्र में स्थित होते हैं जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। बच्चों ये शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित होते हैं जहां ग्राहक आते जाते रहते हैं। ये भंडार संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में होते हैं और ये भंडार संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में स्थापित किए जाते हैं और प्रबंधन का कार्य जो है निदेशक मंडल करता है। जो प्रबंधन है वो कौन करता है? निदेशक मंडल करता है। एक विभागीय भंडार के लिए एक प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। अब यह प्रबंधक अपनी सहायता के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और वो अपने विभाग से संबंधित कार्य करते रहते हैं। विभागीय भंडार माल सीधे उत्पादक से खरीदते हैं तथा इनके अपने अलग भंडार गृह होते हैं। ये सीधे उत्पादक से माल खरीदते हैं तो इससे इनकी लागत क्या आती है? कम आती है और बड़ी मात्रा में ये माल का क्रय करते हैं। ये उत्पादक एवं ग्राहकों के बीच अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करते हैं और ये उत्पादक और ग्राहकों के बीच जो अनावश्यक मध्यस्थ होते हैं उनको समाप्त करने का कार्य भी करते हैं। इनमें माल के क्रय की केंद्रीय व्यवस्था होती है। देखिए चाहे कितने ही विभाग इसमें बटे हुए हों, कितने ही विभाग हों, लेकिन क्रय करने का काम एक ही जगह होगा। क्रय तो एक ही जगह से किया जाएगा और उनकी बिक्री, वस्तुओं की बिक्री अलग अलग विभागों के माध्यम से की जाती है। विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानें जो श्रृंखला भंडार हैं उनमें क्या अंतर है, स्थिति के आधार पर क्या अंतर है। देखिए विभागीय भंडार केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राहक आ सकते हैं और जो बहुसंख्यक दुकानें होती है ये अलग अलग स्थानों पर स्थित होती हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग जहां पर रहते हैं वहां पर ये दुकानें खोल दी जाती हैं। उत्पादों की श्रेणी के आधार पर देखते हैं तो एक ही छत के नीचे बहुत सारे उत्पाद, विभिन्न कंपनियों के उत्पाद विभागीय भंडारों में उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों की ही पूर्ति करते हैं। जैसे बाटा की दुकान है तो वहाँ बाटा के ही जो उत्पाद हैं वो ही मिलेंगे, लेकिन जो विभागीय भंडार है उसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रकार के कई सारे उत्पाद हमें उपलब्ध हो जाते हैं। प्रदत्त सेवाएं, विभागीय भंडार जो है ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें होती है वो सीमित सेवाएं ही प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कीमतें व मूल्य। विभागीय भंडारों में सभी भंडारों की मूल्य नीति समान नहीं होती, अलग अलग स्थान पर अलग अलग मूल्य नीति होती है। कोई छूट देता है, कोई छूट नहीं देता, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में निर्धारित मूल्यों पर ही
माल को बेचा जाता है और सभी दुकानों में एक ही मूल्य होता है। सभी दुकानों पर क्या होता है? एक ही मूल्य निर्धारित होता है। ग्राहकों का वर्ग, विभागीय भंडार अधिकांशतः उच्च वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान देता है। उच्च आय वर्ग की आवश्यकता की ये क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। जबकि जो बहुसंख्यक दुकान है वह सभी आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सभी आय वर्ग वाले लोगों का ध्यान रखते हैं। उधार की सुविधा, देखिए जो विभागीय भंडार होते हैं वो अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक दुकानें हैं वो नकद में ही बिक्री करते हैं, वो उधार की सुविधा नहीं देते हैं। बिक्री पूर्णतः वहाँ क्या होती है? नकद होती है। विक्रय में लोचपूर्णता, देखिए जो विभागीय भंडार होते हैं वो बड़ी संख्या में विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं और विभिन्न श्रेणियों के कारण वस्तुओं के विक्रय में लचीलापन पाया जाता है। ग्राहक के पास चयन के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में सीमित श्रेणी की वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता है। अतः विक्रय में लोचपूर्णता का क्या रहता है? अभाव पाया जाता है और ग्राहकों के पास चयन के सीमित अवसर ही उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार को कम खर्चीला क्यों माना जाता है? थोक फुटकर व्यापारी से संबंधित लाभ क्या हैं? बच्चों यहां पर पूछा गया है उपभोक्ता सहकारी भंडार को कम खर्चीला क्यों माना जाता है। देखिए उपभोक्ता सहकारी भंडार उत्पादक से सीधे माल का क्रय करते हैं, उत्पादक से सीधे बड़ी मात्रा में माल को खरीदते हैं, तो इनकी लागत जो है वो क्या होती है? कम होती है। साथ ही साथ थोक फुटकर व्यापारी, बच्चों यहां पर मैं आपको थोक फुटकर व्यापारी के बारे में बता दूं। यहां पर थोक फुटकर व्यापारी का मतलब है लार्ज स्केल रिटेलर्स, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं। अब इनको कौन से होते हैं? ये देखिए, ये स्थायी बड़े दुकानदार जो हमने पढ़े थे, विभागीय भंडार हमने पढ़ा था, विभागीय भंडार बच्चों। साथ ही हमने पढ़ा था सुपर बाजार, और इसी के अंदर हमने पढ़ा था उपभोक्ता सहकारी भंडार। देखिए ये सभी थोक फुटकर व्यापारी होते हैं जो बड़ी संख्या में क्या है? वस्तुओं का क्रय करते हैं और सीधे किससे करते हैं? उत्पादक से करते हैं। इसलिए इन्हें क्या है? थोक फुटकर व्यापारी कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडारों को कम खर्चीला निम्न कारणों से कहा जाता है। पहला कारण क्या है? उपभोक्ता सहकारी भंडार सामान्यतः माल सीधे उत्पादक थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं। देखिए या तो उत्पादक से क्रय करेंगे या जो बड़ा थोक विक्रेता होता है उससे बड़ी मात्रा में सामान का क्रय करते हैं। उन्हें उपभोक्ताओं को उचित दर पर विक्रय करते हैं और उन वस्तुओं का अपने उपभोक्ताओं को उचित दर पे ही विक्रय करते हैं। इस प्रकार ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। चूंकि लागत कम आती है और लाभ भी ये ज़्यादा नहीं कमाते, इसलिए क्या है? उपभोक्ता को उचित दर पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। इनका उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना भी होता है और ये उत्पादक से ग्राहक के बीच में जो मध्यस्थ होते हैं उनको समाप्त भी कर देते हैं। केवल ये भंडार ही होते हैं और कई प्रकार के जो मध्यस्थ होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मध्यस्थों के समाप्त हो जाने से सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है और जो ये सहकारी उपभोक्ता भंडार है इसके सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभों को सदस्यों में उनके क्रय के अनुपात में बांट दिया जाता है। देखिए इसके जो सदस्य होते हैं
वही इसका संचालन भी करते हैं। तो जो लाभ होता है वह इनके सदस्यों में बांट दिया जाता है उनके क्रय के हिसाब से। उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर उपभोक्ताओं को अपना स्वयं का प्रबंध व नियंत्रण प्राप्त होता है। अब देखिए, लाभ भी इनमें बांटा जा रहा है, साथ ही साथ प्रबंधन में और नियंत्रण पर भी इनका ही अधिकार होता है, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है। उन सबके पास एक एक वोट होता है और उन्हीं के द्वारा चुने हुए लोग इन उपभोक्ता सहकारी भंडारों का संचालन करते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना करना आसान होता है। देखिए, इनकी स्थापना करना भी बहुत आसान है। 10 या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर इन उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना कर सकते हैं। वो सहकारी समिति रजिस्ट्रार के पास इस संगठन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन भंडारों में प्रजातांत्रिक प्रबंध के कारण सभी सदस्यों के हितों की रक्षा होती है। और चूंकि इसका प्रबंध कैसा होता है, प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक तरीके से इसका संचालन किया जाता है, इसलिए सभी सदस्यों के हितों की रक्षा भी यहाँ हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, थोक फुटकर व्यापारी से संबंधित लाभ। अभी हमने बात की, थोक फुटकर व्यापारी कौन से होते हैं? लार्ज स्केल रिटेलर, जो बड़ी मात्रा में उत्पादक से वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे विभागीय भंडार हो गए, सुपर बाजार हो गए, उपभोक्ता सहकारी भंडार हो गए। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में निर्माताओं को सहायता करते हैं। अब चूंकि उत्पादक से ये बड़ी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, तो निर्माता को क्या है, उत्पादन करने में सहायता मिलती है, क्योंकि इनके द्वारा बड़ी मात्रा में निर्माताओं से माल क्रय किया जाता है। निर्माताओं से माल नकद क्रय करते हैं और ये नकद में माल का क्रय करते हैं। इस प्रकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये निर्माता को क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और ये जब बड़ी मात्रा में ऑर्डर देते हैं तब यह अग्रिम भी देने का कार्य करते हैं। निर्माताओं को स्टॉक बनाए रखने में अपनी पूंजी फंसाने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ निर्माता को स्टॉक बनाए रखने के लिए पूंजी फंसाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। जैसे ही उत्पादन होगा ये नकद में खरीद लेंगे। ये विशेषज्ञ के रूप में भी निर्माताओं को सलाह देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ग्राहक से इनका प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। इन विभागीय भंडारों में, इन सुपरमार्केट में, उपभोक्ता सहकारी भंडारों में उपभोक्ता आते हैं और ये उनकी रुचि, उनकी पसंद, उनकी आवश्यकता को समझकर निर्माता को उसके बारे में सलाह देते हैं, बाजार की स्थिति के बारे में निर्माता को बताते हैं। ये बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं और जो ये थोक फुटकर व्यापारी होते हैं ये बड़ी मात्रा में अपने उपभोक्ताओं को वस्तुओं का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। इससे निर्माताओं को विपणन में सहायता मिलती है। इससे जो निर्माता होते हैं उसको अपने उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त होती है। थोक फुटकर व्यापारी कारखानों में माल का उत्पादन होते ही उसे खरीद लेते हैं और जो ये बड़े विभागीय भंडार हैं, बड़े सुपरमार्केट हैं, उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं, ये जैसे ही उत्पादन होता है वैसे ही माल का क्रय कर लेते हैं। फलतः निर्माताओं को तैयार माल स्टॉक करने की सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे निर्माता को स्टॉक करने की सुविधा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भंडारण का कार्य फिर इन थोक फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जाता है। ये अपने उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं और जो ये थोक फुटकर व्यापारी हैं ये अपने उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, स्थानीय बाजार के बिना अपने जीवन की कल्पना कीजिए। देखिए, स्थानीय बाजार के बिना हमारा जीवन बड़ा दुखदाई हो जाएगा, हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। फुटकर दुकान के नहीं होने पर उपभोक्ता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में आ जाएंगी, इस प्रश्न में पूछा गया है। आइए देखते हैं। स्थानीय बाजार अर्थात फुटकर व्यापार व्यवसाय की एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो अंतिम उपभोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत उपभोग एवं गैर व्यावसायिक उपभोगों की वस्तुओं के विक्रय का कार्य करती है।
उपभोग की वस्तुएं और गैर व्यावसायिक उपभोगों की वस्तुओं को वहाँ पे क्या है, उपलब्ध कराती हैं। यह उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। यदि यह कड़ी नहीं हो तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर ये फुटकर व्यापारी नहीं होंगे तो उपभोक्ता को आसानी से उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, यहाँ तक कि वे अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर सकते। और जब आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होगी तो वे अपना जीवन यापन भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। स्थानीय बाजार में फुटकर व्यापारी, चाहे वह जनरल स्टोर की दुकान हो या विशिष्टीकृत भंडार या गली में स्टॉल या पुरानी वस्तुओं की दुकान या फिर पटरी विक्रेता हो या सस्ते दर की दुकानें, सभी उपभोक्ता के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण के कई कार्य करते हैं। देखिए, कोई सी भी दुकान हो, चाहे वह भ्रमणशील फुटकर विक्रेता हो, स्थायी दुकानदार हो या बड़े स्थायी फुटकर विक्रेता हों, सभी का कार्य क्या है, उपभोक्ता के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण करना, उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। यह महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं जब नहीं मिलेगी तो जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। अब कौन कौन से कारण हैं, देखो, उत्पादों की नियमित उपलब्धता नहीं, सबसे बड़ी जो कठिनाई आएगी वो आएगी उत्पादों की नियमित उपलब्धता नहीं। ये दुकानदार हमें नियमित रूप से हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हमारे आसपास ही उपलब्ध करा देते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। फुटकर दुकानों की उपभोक्ता को सबसे बड़ी सेवा विभिन्न उत्पादकों के उत्पादों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। इससे उपभोक्ता को अपनी रुचि की वस्तु के चयन का अवसर तो मिलता ही है। देखिए, रुचि की वस्तु के चयन का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही जब चाहे तब वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। वो इन दुकानों पे जाकर बहुत सारे उत्पादकों के उत्पादों में से अपनी आवश्यकता की वस्तु का चयन करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ वे जब चाहें तब वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज ही वह वस्तु उपलब्ध होगी, नहीं, वो जब चाहें तब जाकर अपनी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। फुटकर दुकानों के नहीं होने पर उपभोक्ता को नियमित रूप से उत्पाद या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। दूसरा देखते हैं बच्चों, नए उत्पादों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं। ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं ये ग्राहकों को नए उत्पादों के बारे में पूरी सूचना देते हैं, किस प्रकार वो उपयोगी हैं, किस प्रकार उन्हें काम में लिया जाएगा, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनका मूल्य कैसा है, इसके बारे में ये जानकारी प्रदान करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो नए उत्पादों की जानकारी ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाएगी। फुटकर विक्रेता प्रभावी ढंग से वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं एवं बेचने में व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न करते हैं। ये खुद उस वस्तु को बेचने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत रूप से ग्राहक को उसको खरीदने के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार से वह ग्राहकों को नए उत्पादों के आगमन एवं उनकी विशिष्टताओं के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। यह वस्तुओं के क्रय का निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि ग्राहक को वस्तु की उपयोगिता के बारे में, उसकी विशिष्टता के बारे में जानकारी है, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी है, तो वह खरीदने का निर्णय आसानी से ले सकता है। उसके निर्णय को ये तत्व प्रभावित करता है। यदि फुटकर दुकानें नहीं होगी तो उपभोक्ता को नए उत्पादों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होगी, नए उत्पादों की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। क्रय में सुविधा नहीं, फुटकर विक्रेता बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तथा उन्हें ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। देखो, खुद बड़ी मात्रा में खरीदेगा, ग्राहकों की तुलना में खुद बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और ग्राहक क्या करता है, एक दो
कोई एक खरीदेगा, कोई 2 पीस खरीदेगा, कोई 3 पीस खरीदेगा, इस प्रकार खरीदते हैं और ये बड़ी मात्रा में खरीद कर लाते हैं, ग्राहकों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं। वह अधिकांश आवासीय क्षेत्रों के समीप होते हैं और ये जो दुकानदार होते हैं ये आवासीय क्षेत्रों के पास होते हैं, उपभोक्ता के घरों के आसपास ही स्थित होते हैं एवं देर रात तक दुकान खोले रहते हैं। इससे ग्राहकों को अपने लिए आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो खरीदना सुविधाजनक होता है। फुटकर दुकानों के नहीं होने पर उपभोक्ताओं को इस प्रकार क्रय की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये दुकानदार सुबह जल्दी खोल देते हैं, देर रात तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार जाकर अपनी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त कर सकता है। चयन के पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त होना। देखिए ये फुटकर विक्रेता विभिन्न उत्पादकों के विभिन्न उत्पादों को अपने यहाँ पर रखते हैं। इससे ग्राहकों को चयन का अवसर प्राप्त हो जाता है। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वस्तु का चयन कर सकता है। अगर ये दुकानदार नहीं होंगे तो उसके चयन का अवसर समाप्त हो जाएगा। फुटकर विक्रेता विभिन्न उत्पादकों के विभिन्न उत्पादों का संग्रह करके रखते हैं। ग्राहकों को वस्तु बेचते समय उनके समक्ष कई विकल्प प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को चयन के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। फुटकर दुकानों के नहीं होने से उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चयन के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएंगे। 5वां है विक्रयोपरांत सेवाएं उपलब्ध नहीं। देखिए जो फुटकर व्यापारी होते हैं ये अपने ग्राहकों को घर पर सुपुर्दगी, साथ ही आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। कोई मरम्मत करने का कार्य हो, कोई टूट फूट हो, मशीनरी फिट करने का कार्य हो, इस प्रकार के कार्य ये फुटकर व्यापारी करते हैं और उपभोक्ता भी यही चाहता है कि उसे विक्रय के बाद की सेवाएं प्राप्त होती रहे। लेकिन अगर ये फुटकर व्यापारी नहीं होंगे तो उन्हें इस प्रकार की सेवाएं प्राप्त नहीं होंगी। फुटकर विक्रेता घर पर सुपुर्दगी, अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति, ग्राहकों की ओर ध्यान देना आदि विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्राहक दोबारा माल खरीदने के लिए आए, इस हेतु इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो दुकानदार आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया देता है, ग्राहक वहीं से सामग्री क्रय करने की अपेक्षा रखता है। फुटकर दुकानों के नहीं होने से उपभोक्ताओं को विक्रयोपरांत सेवाएं उपलब्ध होने में भी कठिनाई होगी। उधार की सुविधा नहीं। देखिए ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं ये अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक अधिक मात्रा में खरीदारी कर सकता है। कई ऐसे ग्राहक होते हैं जो वस्तुएं तो खरीदना चाहते हैं पर उनके पास धन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे ग्राहक जो नियमित रूप से उसी दुकान से खरीदारी कर रहे हैं उन्हें उधार की सुविधा भी दे दी जाती है, बाद में वो वस्तुओं का मूल्य चुका देते हैं। फुटकर विक्रेता या फुटकर दुकानें अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इससे उपभोक्ता अधिक खरीदारी कर सकते हैं। फुटकर दुकानों के नहीं होने से उपभोक्ताओं को उधार की सुविधा मिलने में कठिनाई होगी, उन्हें उधार में वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 5वां प्रश्न, डाक आदेश ग्रहों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इनके द्वारा किस प्रकार की वस्तुएं दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं डाक आदेश ग्रहों की उपयोगिता। पहली उपयोगिता है सीमित पूंजी की आवश्यकता। देखिए डाक के माध्यम से व्यापार करना बहुत ही आसान है, बहुत कम पूंजी में यह व्यापार किया जा सकता है इस माध्यम से, क्योंकि इसके लिए किसी भवन या किसी बड़े आधारभूत ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने घर से या कहीं से भी किसी भी स्थान से इस प्रकार से व्यापार चला सकते हैं। डाक व्यापार में भवन अथवा अन्य आधारगत ढांचे पर भारी व्यय की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे अन्य की तुलना में कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है, कम पूंजी में इसे शुरू किया जा सकता है। मध्यस्थों की समाप्ति। देखिए विक्रेता और क्रेता के बीच सीधा संबंध होता है। विक्रेता विज्ञापन के माध्यम से, परिपत्रों के माध्यम से
या डाक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से ग्राहक से संपर्क करता है, क्रेता से संपर्क करता है और क्रेता भी उसे आदेश प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में बीच में अनावश्यक मध्यस्थ जो होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र, देखिए हर उन स्थानों पर माल को भेजा जा सकता है जहां पर डाक की सुविधा उपलब्ध होती है। जहां पर डाक की सुविधा उपलब्ध है वहां पर इस व्यापार में माल को आसानी से भेजा जा सकता है, जिससे इस प्रकार के व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तृत हुआ है। असोध्य ऋण संभव नहीं, डाक द्वारा व्यापार में ग्राहकों को उधार वस्तुओं को नहीं दिया जाता, उधार में वस्तुएं नहीं दी जाती, नकद में ही व्यापार होता है। या तो अग्रिम जमा कर लिया जाता है या फिर डाक सुपुर्दगी के समय उसका मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है और बैंक के माध्यम से भी जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है तब वस्तु का मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है। डाक द्वारा ग्राहकों को माल उधार नहीं बेचा जाता, इसलिए ग्राहकों के द्वारा माल का भुगतान न करने से अशोध्य ऋणों की संभावना नहीं होती है। सुविधा, देखिए इसमें सुविधा भी होती है, ग्राहक को उसके घर पर सुपुर्दगी मिलती है, जहां वह चाहता है उसे वस्तु की सुपुर्दगी वहीं कर दी जाती है। इससे ग्राहक को बहुत सुविधा होती है, उसे इधर उधर नहीं जाना होता। वस्तुओं की ग्राहकों के घर पर सुपुर्दगी कर दी जाती है, इससे ग्राहकों द्वारा वस्तुओं का क्रय करना सुविधाजनक हो जाता है, बहुत सुविधाजनक हो जाता है। डाक द्वारा व्यापार उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है जिनका, देखिए डाक द्वारा किसका व्यापार किया जा सकता है, उन वस्तुओं का किया जा सकता है जिनको श्रेणीकरण या मानकीयकरण हो सकता है, जिन्हें श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिन्हें मानक के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं का ही व्यापार किया जा सकता है, जिन्हें कम लागत पर ले जाया जा सकता है, साथ ही साथ जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो लागत है वह कम आए, ऐसी वस्तुओं का ही इस माध्यम से व्यापार किया जाता है। एक भारी वस्तुओं का जो है वो इस माध्यम से व्यापार नहीं किया जाता, जो बहुत ज़्यादा भारी होती है, जिनका परिवहन कठिन होता है, उनका इस माध्यम से व्यापार नहीं हो सकता है। जिनकी बाजार में मांग है, ऐसी वस्तुएं जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है, उनका व्यापार भी इस माध्यम से होता है। जो पूरे वर्ष भर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और जो साल भर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन्हीं का व्यापार इसमें संभव है। यदि वो 1-2 महीने ही उपलब्ध है तो इससे व्यापार ज़्यादा लंबी अवधि तक नहीं चल पाएगा। जिनमें बाजार में न्यूनतम प्रतियोगिता है और बाजार में जिनकी न्यूनतम प्रतियोगिता होती है उन्हीं का व्यापार इस प्रक्रिया में संभव होता है, जिनका चित्र आदि के द्वारा वर्णन किया जा सकता है और चित्र दिखाकर जिसमें वस्तु के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ऐसी वस्तुओं का ही इसमें व्यापार किया जा सकता है। बच्चों, आज हमने आंतरिक व्यापार के निबंधात्मक प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।